तो हम लोग भी आज वही करेंगे, एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड द डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट terms that are associated with photoelectric effect. तो देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसको बोलते हैं विंडो। तो विंडो से आपके रेडिएशंस अंदर जाएंगे। ये मेरा सोर्स भेजेगा रेडिएशंस। तो ये आपका वेव्स के फॉर्म में आपने एनर्जी भेजा है। ये जिस पे जाके गिरेगा, दिस इज गोइंग टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए ये एमिटर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर पहुंचेगा। ये कलेक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज। बैटरी कनेक्शन कैसा होगा? कैथोड पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपका एमिटर प्लेट है, एमिटर प्लेट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका एक बेसिक सेटअप हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके नीचे भी पार्ट है आपके पास में, वो रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करके फिर आप बैटरी कनेक्ट करोगे। तो बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये साइड पॉजिटिव रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो साइड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा। दिस इज द important thing. Now one by one we will start with the parameters which they started observing. So the first parameter under study was the frequency. So we are studying the effect of frequency. अब एक रूल याद रखिए, आप जो भी पढ़ते हो आप सिर्फ उसी पैरामीटर को चेंज कर सकते हो, बाकी पैरामीटर्स को कुछ नहीं करने का। मतलब बाकी के जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये जो अपने बैटरी को वोल्टेज कनेक्ट किया है, 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाएगा। प्लस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज योर नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये हो गई आपकी इंटेंसिटी। यानी बेसिकली एक तरह से ब्राइटनेस को आप मेंटेन करोगे, उसको आप बार बार वेरी नहीं करोगे। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द स्टडी हम लोग क्या कर देंगे? हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, हम इसको टच करने वाले नहीं हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हम कौन से पैरामीटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने क्या किया? अब हमने रेडिएशंस भेजना शुरू किया। तो सोर्स के पास से आपने रेडिएशंस भेजना शुरू किया। ये स्टेप 1 कर दिया आपने। स्टेप 2, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भेज रहे हो आप इस एमिटर के ऊपर। तो जब मैंने लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को इंसिडेंट किया,
इस पे एमिटर पे, तो मुझे मिला या मैंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप बोलोगे यार पता कैसे चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नहीं, तो इसके आगे इधर आप एक लगाते हो माइक्रो एमीटर। अब इसका काम क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्टिविटी डिटेक्ट होगा इधर आपको मूवमेंट मिलेगा। तो जब तक यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिल रहा तब तक हम लोग मानते हैं कि देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेकिंग प्लेस। तो हमने क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भेजा पर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिला। अब जितना हमने कल पढ़ा था उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी लो है इसका मतलब हमने कम एनर्जी सप्लाई किया है, और जब आप कम एनर्जी का वेव भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन को जितना चाहिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर आपने उसको वर्क फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया तो वो बाहर आने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एनर्जी सप्लाई किया पर वो एनर्जी क्या है, कम है। नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट हमने पेपर लिखा पर हमने 35 मार्क का पेपर ही नहीं लिखा तो 35 मिलेगा कैसे, और 35 मिला नहीं तो भैया हम फेल हो गए। करेक्ट। तो इट इज लाइक दैट कि भाई इतना लिखो, इतना तो आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा कि इसको जो बेयर मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हम दे सकें। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया, ग्रेजुअली frequency is increased। तो धीरे 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 हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दिया। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा स्टेज पहुंचा कि आपको जस्ट इधर कांटा हिलना शुरू हो गया। सो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट बिगिंस, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आपने फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने वाला नहीं है। So you can say this is the most important condition। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, उससे कम होगा तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने वाला नहीं है। तो देयरफॉर आपका कंक्लूजन क्या है, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगला जो हमारा इफेक्ट है इंटेंसिटी, इसको हम सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए स्टेप 1 पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है, पर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखोगे, पर अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखा, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी, तो अगर आपने एनर्जी कम रखा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। So next let us move on to intensity. So the number of photons, एक फोटोन आया एमिटर पे, टक्कर मारा, उसके पास जितना एनर्जी था उसने सारा का सारा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया ऑन स्ट्राइकिंग। क्या उसके पास सफिशिएंट एनर्जी था? यस। तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन बाहर चलाएगा। अब एक की जगह मैंने 5 फोटॉन फेंके तो 5 फोटॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को जाके एनर्जी देंगे, उधर से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। हमने 10 फोटॉन भेजा, सो बेसिकली व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, एक फोटॉन भेजोगे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 10 फोटॉन भेजोगे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 100 फोटॉन भेजोगे 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। Of course, this will come out to a certain extent. This will happen to a certain level. तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी is directly proportional to the photoelectric current. तो intensity is directly proportional to the photoelectric करंट। इसको अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक, या इधर करंट कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ले लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। सो दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिचुएशन है तो वैसा ही आपको ग्राफ मिलेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके ये करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। सो वी विल कम टू दैट कंडीशन, बट फिलहाल जब हम इतना सा ही ग्राफ बनाते हैं, इट मींस जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज गो ऑन इंक्रीजिंग। सो इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो मेरा थर्ड पैरामीटर है, जो हम थर्ड पैरामीटर स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया वोल्टेज, तो मतलब बाकी के दोनों पैरामीटर आप कांस्टेंट रख देंगे। इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देंगे, पर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो नाउ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक सम नंबर्स। हम ना कुछ नंबर्स लेते हैं सो दैट हम ये इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। तो ये मेरा एमिटर प्लेट है, ये मैं एमिटर प्लेट ले लेता हूँ एंड ये मैं आपको एक इसका एनलार्ज्ड व्यू दिखाता हूँ। ये इसका सबसे आउटर मोस्ट सरफेस, फिर ये उसके अंदर, ये उसके पीछे, ये और पीछे, ये और पीछे एंड सो ऑन। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये अपना कलेक्टर प्लेट, ये आपका एमिटर प्लेट, इसको हम लोग ने मैग्नीफाई कर दिया है so that you can understand. Now some numbers we will take just for the purpose of understanding of the concept. So let us say जो अपना सोर्स है,
ये 100 फोटॉन्स भेज रहा है और हर फोटॉन के पास 10 यूनिट एनर्जी है। तो देखिए ये आपकी इंटेंसिटी हो गई, या आपकी एनर्जी हो गई, या आप इसको फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हो। अभी एमिटर से कलेक्टर, जब आप यहां से यहां जाओगे तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस अज्यूम कि एमिटर से कलेक्टर जाने के लिए मुझे 7 यूनिट्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है। फिलहाल मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट पे है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है 0 वोल्ट। हर लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन, वन सेकेंड, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो क्या कुछ नंबर नहीं होगा तो डायरेक्ट समझ में नहीं आता वो। सो लेट अस से हर लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन एंड द वर्क फंक्शन इज 2 यूनिट्स। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपने लेयर में से निकलना है और निकल के बाहर जाना है तो उसको उस लेयर में 2 यूनिट एनर्जी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका वर्क फंक्शन, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट लेयर। अब लेट अस बिगिन द प्रोसेस। हमने स्विच ऑन किया, सोर्स आया, सोर्स से इधर आके फोटोन गिरा, सरफेस नंबर 1। लेट अस अंडरस्टैंड सरफेस नंबर 1 पे क्या होगा। पहला लेयर 5 इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स तो 100 है तो वो 5 को हिट करेंगे फिर आगे के अंदर बढ़ जाएंगे। कितना एनर्जी, 10 यूनिट्स एनर्जी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को मिला 10 यूनिट एनर्जी। उसने क्या किया, 2 यूनिट जमा किया, बाहर निकला, 10 - 2 8। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है पहले लेयर का, उसके पास कितना एनर्जी बच गया है, उसके पास 8 यूनिट्स ऑफ एनर्जी बचा है। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये कितना लेके निकला है, 8 यूनिट्स एनर्जी लेके निकला है। एमिटर से कलेक्टर जाने के लिए कितना चाहिए, 7 यूनिट्स। तो इज इट हैविंग सफिशिएंट इनफ एनर्जी टू रीच द कलेक्टर? डेफिनेटली यस। तो ये इधर से इधर पहुंच गया, ये इधर से इधर पहुंच गया अपने आप, अपने आप। क्या आपने कोई पोटेंशियल दिया, कुछ नहीं दिया, बिना किसी पोटेंशियल के 0 वोल्ट पे वो इलेक्ट्रॉन्स खुद से यहां से वहां। तो ये आप, अगर हम उसको बोले जो सेल्फ मोटिवेटेड है भाई, उसके खुद के अंदर इतना एनर्जी है। ये वो बच्चे जिनको अपने को बोलना नहीं पड़ता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये खुद ही अपना काम खुद कर लेते हैं। उनके अंदर खुद इतना एनर्जी है, उनको कोई टीचर का जरूरत नहीं है या कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, वो खुद अपना काम रोज बैठ के कर लेता है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने के लिए कितना चाहिए, 7 यूनिट्स, उसके पास कितना है, 8 यूनिट्स। तो आपके कलेक्टर में 0 वोल्ट पे भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट। आपने कुछ पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। और एक चीज समझो, ये तो मैंने 10 यूनिट लिया है, मैं एनर्जी बढ़ा दूं 20 यूनिट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंचेगा इसमें और एनर्जी होगा। और ये एनर्जी कौन सा एनर्जी है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। The electrons will come out and they will move towards the collector. So it is which energy? This is kinetic energy possessed by the electron. ये हमने बात किया फर्स्ट लेयर। लेट्स कम टू द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर का इलेक्ट्रॉन, प्लीज ध्यान से समझना, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, हर एक को कितना एनर्जी मिला, 10 यूनिट का एनर्जी मिला। उसने 2 यूनिट दिया, सेकेंड लेयर में जंप मारा, आगे वाले लेयर में फिर से 2 यूनिट्स जमा करना पड़ेगा,
आगे वाले लेयर को, तो ये जब बाहर निकला तो ये कितना जमा कर चुका है अंदर, 4 यूनिट्स. सो व्हेन इट इज कमिंग आउट इट इज हैविंग हाउ मच एनर्जी लेफ्ट, उसके पास बाकी है 6 यूनिट्स. 6 यूनिट्स के वजह से ये एंड तक तो नहीं पहुंच पाएगा, बट यहां कहीं तक पहुंच जाएगा. अब हमने क्या किया, हमने दिया 2 वोल्ट्स, इसको एक एक्सटर्नल हेल्प दिया +2 और इसको अंदर खींच लिया. तो जैसे ही मैंने 2 वोल्ट दिया, अब देखिए मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया. आ रहा है, समझ में आ रहा है सब लोग को? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच. थर्ड लेयर, कम टू द थर्ड लेयर. फिर से 5 इलेक्ट्रॉन, सबको मिला कितना है, 10 यूनिट्स. तो थर्ड लेयर में 2 यूनिट्स दिया, फिर सेकंड में पहुंचेगा, वहां 2 यूनिट्स जमा करेगा, फिर फर्स्ट में पहुंचेगा, वहां भी 2 यूनिट्स जमा करेगा. तो जब ये बाहर निकलेगा, इसके पास है 4 यूनिट्स एनर्जी. तो आगे तो बढ़ेगा, पर पूरा रास्ता ट्रैवल नहीं कर पाएगा. हमने वोल्टेज और बढ़ाया, 4 वोल्ट्स, इधर वोल्टेज बढ़ाया, इसको भी अंदर खींच लिया, 15 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग टू द करंट, करंट इज इंक्रीजिंग. नेक्स्ट लेयर, 5 इलेक्ट्रॉन, हर एक को मिला 10 यूनिट. फोर्थ लेयर में दिया उसने, थर्ड लेयर में दिया, सेकेंड लेयर में दिया, फर्स्ट लेयर में दिया, 8 यूनिट्स जमा कर चुका है. व्हेन इट इज कमिंग आउट, इसके पास कितना एनर्जी बाकी, 2 यूनिट्स. थोड़ा आगे बढ़ेगा, पर अब उसका एनर्जी खत्म हो चुका है. आपने इधर वोल्टेज बढ़ा दिया, खींच लिया इसको भी अंदर, 20 इलेक्ट्रॉन्स अंदर, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ गया. पांचवा लेयर, 10 यूनिट्स मिल गया एनर्जी. फिफ्थ लेयर में 2, फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, हर एक में 2 दिया, 10 का 10 खर्चा हो गया. ये जस्ट बाहर पहुंचा है, पर एनर्जी अब कुछ भी नहीं बचा. आपने जैसे ही दिया 8 वोल्ट्स, खींच लिया आपने इसको अंदर, 25 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले सारे के सारे हम खींच चुके हैं अंदर. अब अगर आप जबरदस्ती वोल्टेज बढ़ाते चले गए 10, 12, 15 वोल्ट, तो भी आपका आंसर 25 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आने वाला. आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप खींच सकते हो, दैट विल बी लिमिटेड टू हाउ मच, 25 इलेक्ट्रॉन्स. इस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन. तो ये कहां पहुंच गया है, ये सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया. दिस इज माय सैचुरेशन करंट. अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते रहिए, करंट बढ़ने वाला नहीं है. ये मेरा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी. अब इसके बाद देखो, इंटेंसिटी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो जो स्लोप होगा वो ऐसा आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है. यानी ये जो पूरा खेल है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इधर डिपेंडेंट है. आपको लगेगा वोल्टेज बढ़ाने से मैं इलेक्ट्रॉन खींच पाऊंगा, नहीं. आपका इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो खींचोगे किसको. अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ये बढ़ाइए, ये 10 के जगह पे आप 20 कर दीजिए और पीछे के लेयर्स में से आप इलेक्ट्रॉन्स खींच सकोगे. तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींच पाओगे. इधर तक समझ में आ रहा है? तो वोल्टेज बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, पर ये एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हो सकता है. उसके बाद वी आर गोइंग टू रीच something known as the saturation stage. So this was my effect of the potential difference या voltage on photoelectric current. पर अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखनी है. पॉजिटिव में तो अपने को इंटरेस्ट का रहता है ना, अपन तो उल्टा नेगेटिव में क्या हो सकता है वो करते हैं. तो अब अगला जो सवाल, साइंटिस्ट लोग हैं अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं.
तो फिर ये सोचा कि यार 0 वोल्ट पे भी अपने पास इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, करंट मिल रहा है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो यहां पहुंचे ही नहीं। मतलब मुझे करंट चाहिए 0। आई डोंट वांट एनी इलेक्ट्रॉन टू रीच द कलेक्टर, वी वांट 0 करंट। अब ये कैसे अचीव हो सकता है, या इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज जो बच्चे के मन में आता है, फ्रीक्वेंसी कम कर दो। अरे पर आप टच ही नहीं कर सकते उसको। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये जो आपने फिक्स कर दिया वो फिक्स। अब आप इसको टच नहीं करोगे। आप क्या पढ़ रहे हो? आप वोल्टेज पढ़ रहे हो, यानी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? आपको वोल्टेज में चेंज करना पड़ेगा। फिर आदमी सोचता है यार 0 वोल्ट पे भी अगर करंट मिल रहा है तो अब और क्या कम करूं मैं? तो 0 से कम होता है? हाँ होता है। क्या होता है? 0 से कम हो जाता है नेगेटिव। तो अगर आप इसको नेगेटिव कर दोगे, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू इट नेगेटिव? आप बैटरीज एक्सचेंज कर दोगे। जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बना दोगे और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दोगे। तो नीचे आप डायग्राम में देखोगे देयर इज दिस कम्यूटेटर, उधर ऐसा 2 स्विच दिए है। वो स्विच को आपको अल्टी-पल्टी में कनेक्ट करना है कि जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो पहले नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव। तो दैट मींस जब आप इधर वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा -1। नाउ सपोजिंग आपने किया -1 वोल्ट, फिर भी आप वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाए। वो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जस्ट पहुंच रहे, हम उसको और नेगेटिव बनाएंगे। लेट्स से वी मेक इट -2 वोल्ट एंड व्हाट वी विल फाइंड इज कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक या कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अब कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये जो मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है, इस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको Vs या Vo ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इट इज दैट पोटेंशियल विच स्टॉप्स द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द एनोड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है। सो दैट नेगेटिव पोटेंशियल which stops the most energetic electron from reaching the collector, it is known as what? It is known as the stopping potential. ओके चलिए, तो अभी ये तो हमने जो देखा इधर, ये पोटेंशियल के टर्म्स में देखा। अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो फर्स्ट लेयर में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका एनर्जी देखो, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसका एनर्जी देखो। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंडिया के ऐसे कोई भी स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ होगा जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो के मैक्स बोलते हैं हम लोग इसको, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कमिंग आउट, इट रेंजेस फ्रॉम some maximum value. Why some maximum value? Because that value will depend कि आपके जो सप्लाई वाला फोटोन था उसके पास कितनी एनर्जी। हमने 10 रखा तो हमारा आंसर 8 आया। आप 20 रखोगे आपका आंसर 18 आएगा। आप 15 रखोगे आपका आंसर 13 यूनिट्स आएगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन। ये तो 2 यूनिट्स मैंने लिया था जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ understanding the number game.
So it is going to be from some maximum value to 0. ये आपका आंसर है. जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका रेंज, उसके काइनेटिक एनर्जी का रेंज इज फ्रॉम सम मैक्सिमम वैल्यू टू 0. जो लास्ट लेयर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो सिर्फ बाहर निकलेगा एंड इट विल स्टॉप, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है. तो वो बाहर निकला और वो थक चुका है, एनर्जी अपनी पूरी खत्म कर चुका है एंड इट इज आउट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ओवर हियर. ठीक है, चलिए अब इसका जरा ग्राफ देख लेते हैं. इसमें आपका जो पहला फ्रीक्वेंसी वाला मैटर था, सो हमको ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा इधर, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट. So at some negative potential my current was 0. So let us say this is my stopping potential. Even at 0 volt I was getting some current, और उसके आगे तो वो था ही था, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो कांस्टेंट था. तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे. So this is what I get. This is my graph. ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा सोचते हैं. अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया होता, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. अगर फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो जो मेरा एनर्जी सप्लाइड है वो बढ़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन एक कांस्टेंट है. इसका मतलब जो मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी बढ़ेगा. और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इसको रोकने के लिए जो मुझे पोटेंशियल की जरूरत है वो बढ़ेगा. So they are related to each other. क्या क्या रिलेशन है देखिए. फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एनर्जी सप्लाई बढ़ा, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसलिए उसको रोकने वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ गई. दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, प्लीज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो Ke max बढ़ेगा, तो Ke max डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. Ke max बढ़ा, अगर ये 8 से 18 हो गया तो ये फिर -2 वोल्ट पे नहीं रुकेगा, तो फिर मुझे और नेगेटिव देना पड़ेगा, तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा इन द नेगेटिव सेंस. अरे आपको समझ में आ रही है? एक और चीज, कहीं पर भी आप देखो इंटेंसिटी का कुछ भी रोल नहीं है. इंटेंसिटी से Ke max पे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने तो 100 फोटॉन्स भेजे थे, बाहर तो 25 ही निकल पाए. आप 100 छोड़ो, आप 1000 फोटॉन भेजते, बाहर कितने निकल पाते? फिर भी 25 ही निकल पाते. सो द इंटेंसिटी, दैट नंबर has no role. अगर आप ध्यान से देखें, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ नो रिलेशन, इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ नो रिलेशन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से नो रिलेशन. तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर अपने को बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं और अंडरस्टैंड करने को मिलते हैं कि हाँ, इससे इंटेंसिटी से, सिर्फ नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल.
आपका कॉलेज में लेक्चर चल रहा है और समझो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, जो आपका एकदम कॉलेज का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, वो आके खड़ा हुआ है, वो आपको लेक्चर ले रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है। अब लेक्चर चल रहा है, आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके कुछ दोस्त आ गए बाहर, क्लास के बाहर, पर आप वो टीचर के सामने उठ के नहीं जा सकते। व्हाई? बिकॉज इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। आपके एक आया दोस्त, 2, 4, 5, 6, 8, 10, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, पर इधर जो आपको एनर्जी रोक रहा है वो बहुत ज्यादा है। जब तक आप इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला सप्लाई नहीं लाओगे, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। आप कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आप पूरे दूसरे डिवीजन आपका उधर आके इंतजार करने लगा, फिर भी आप उठ के नहीं जा सकोगे। पर उन्हीं की जगह आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए, सर मैडम जो भी हैं वो आ गए, उधर दरवाजे पे खड़े हो गए और उन्होंने बुलाया, सर वो बच्चे को बाहर भेजो। ठीक है, इंडिविजुअल, बट एनर्जी बढ़ गया। अब जो एनर्जी तुमको बाहर खींच रहा है वो स्टॉपिंग वाले एनर्जी से बढ़ गया। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट द नंबर, it is not the intensity which is important, it is the energy which is very important. करते हैं, अगर आप एमिटर का मेटल चेंज करते जाते, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम लिया, मेटल चेंज, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, जैसे जैसे आप मेटल चेंज करते जाओगे, व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होते हैं। सो डिफरेंट मेटल्स will have different threshold frequencies. So this was a fourth observation. Metal change तो threshold frequency change, and therefore उसको बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, that will also keep on changing. तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी रखा है, so what you will find is कि up to a certain level लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पे अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा था। आफ्टर दिस इज माय थ्रेशोल्ड, इसको आपने क्रॉस किया, इसके बाद ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस नेगेटिव पोटेंशियल ये हो गया आपका वर्क का। तो बेसिकली ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एनर्जी आफ्टर योर थ्रेशोल्ड, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मिलेगा। स्क्रीन इज ब्लर, अभी दिख रहा है?